अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम नवाज़ और आज 5 अगस्त 2024 है। जनूबी एशिया की तारीख में 5 अगस्त 2024 हर गुजरते साल के साथ एक नई अहमियत इख्तियार करती जा रही है। पहले इस दिन को यौम इस्तिहसाल कश्मीर के तौर पर पाकिस्तान में मनाया जाता है, तो दूसरी जानिब इंडिया इसी दिन के अंदर एक कश्मीर को अपना हिस्सा तस्वुर करता है। और फिर इसी दिन को पिछले साल यानी 5 अगस्त 2023 को इमरान खान, जो कि साबिक वज़ीर आज़म भी हैं, उनको उनकी रिहाइश का निज़ाम पार्क लाहौर से गिरफ्तार भी किया गया। और फिर आज के दिन यानी आज 5 अगस्त 2024 को बांग्लादेश की सबसे ज़्यादा मुद्दत के लिए वज़ीर आज़म के तौर पर दुनिया में रहने वाली ये वो वाहिद वज़ीर आज़म है जो लॉन्ग सर्विंग वज़ीर आज़म के तौर पर जानी जाती हैं, शेख हसीना वाजिद, उनको अपने मुल्क में जारी सिविल नाफरमानी की तहरीक की वजह से इस्तीफ़ा दे के घर जाना पड़ा। पाकिस्तान के हालात को बांग्लादेश के हालात के साथ एक ऐसी मुमासलत हासिल है कि जिसके बारे में बात ना की जाए तो कुछ सूरत हाल कंप्लीट नहीं होगी। लेकिन हम पाकिस्तान के मौजूदा हालात, जो भी सियासी और कानूनी तौर पर जो हालात बनते जा रहे हैं, उनको अगर लेकर चले तो बेहतर तौर पर लिंक कर सकेंगे कि कैसे पाकिस्तान भी एक तरह बहरान के दहाने पर है और ये बहरान भी हमारे इदारों की जानिब से कॉरस्पॉन्ड ना करने, हमारे इदारों की जानिब से जो भी मुल्क के अंदर आइन और कानून लागू है या राइज है उस पर अमल दरामद ना करने की वजह से मुल्क के हालात ख़राब हो सकते हैं। आज 5 अगस्त 2024 है और कल 6 अगस्त है और 6 अगस्त वो डेडलाइन है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मखसूस नशिस्तों के फैसले से मुतालिक जो इलेक्शन कमीशन को दी गई थी वो डेडलाइन है कल मुकम्मल होनी। और इलेक्शन कमीशन ने कल के दिन अमल दरामद रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फाइनली जमा करानी है। लेकिन इलेक्शन कमीशन किसी भी सूरत अमल दरामद रिपोर्ट बनाने की पोजीशन में या जमा कराने की पोजीशन में नहीं है। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ और इन तमाम तर हालात के बांग्लादेश के मामलात के साथ कैसे एक मुमासलत बनती है, इससे मुतालिक इस व्लॉग में बात करते हैं। तो अगर आपको याद हो तो बांग्लादेश में इंतखाबात हुए 7 जनवरी 2024 को, लेकिन पाकिस्तान में इंतखाबात हुए 8 फरवरी 2024 को। बांग्लादेश के इंतखाबात के बाद भी ये आवाज़ उठने लगी कि वहाँ पर भी जो इंतखाबात हुए उसमें अवामी मैंडेट को किसी भी सूरत नहीं अहमियत दी गई, बल्कि अवामी मैंडेट के बरक्स शेख हसीना वाजिद की हुकूमत आई। और फिर यही इल्ज़ामात हमने पाकिस्तान में भी देखे कि अवामी मैंडेट एक तरफ और हुकूमत आ गई मुस्लिम लीग नून ही की, जो पहले से हुकूमत में ऑलरेडी थी। तो खैर ये तमाम तर मुमासलत तो एक तरफ है, लेकिन पाकिस्तान में इंतखाबात से पहले और इंतखाबात के बाद की सिचुएशन आकर रुकी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मखसूस नशिस्तों का मामला आया। मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो बचा कुचा मैंडेट जो कि उनके पास रह गया था वो वापस करने से मुतालिक था। लेकिन यहाँ पर यह बहस छिड़ गई कि क्योंकि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल आई है, पीटीआई तो आई नहीं है, तो वो तमाम सूरत हाल जिसकी वजह से पीटीआई को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत इख्तियार करना पड़ी, वो भी डिस्कशन में रही, लेकिन ऑर्डर्स के अंदर उसका इतना जिक्र नहीं है। हमने देखा 2 रोज़ कबल सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस ने अपनी अक़लियती नोट के अंदर, अपनी इख्तलाफी राय के अंदर एक जो इजहार किया उसमें उन्होंने पीटीआई को आउस्ट कर दिया। एक सियासी जमात को मंजरनामे से गायब कर देना, उस पर पाबंदी लगाने की कोशिश करना तो एक तरफ है, लेकिन उससे सूरत हाल जो मुल्क की बन जाती है वो दूसरी तरफ है। अब हम जो ये बात करें कि पाकिस्तान इस वक्त कैसे बांग्लादेश के हालात से मुमासलत किसी भी तरह से थोड़ी या ज़्यादा रखता है, वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर भी मुख्तलिफ तरह से बहरान की सी कैफियत है। एक तरफ इलेक्शन कमीशन जिसको सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करके अमल दरामद रिपोर्ट कल तक सुप्रीम कोर्ट में जमा करानी थी, वो किसी भी सूरत अमल दरामद रिपोर्ट जमा कराने की पोजीशन में नहीं नजर आता। 39 कैंडिडेट्स जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कौमी असम्बली में उनके नोटिफिकेशन कर चुका इलेक्शन कमीशन, लेकिन इलेक्शन कमीशन दूसरी ही जानिब उनके नोटिफिकेशन करने के बावजूद अभी तक उनको मखसूस नशिस्तें नहीं दे सका और ना ही ऐसी कोई मखसूस नशिस्तें देने से मुतालिक उन्होंने कोई चीज़ अपनी वेबसाइट पर अपलोड की जो कि सुप्रीम कोर्ट के 12 जुलाई के फैसले के बाद मकसूद थी। और इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट में एक वजाहती दरख्वास्त जारी की। उस वजाहत जो वो मांग रहे थे उसके अंदर वो सुप्रीम कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुतालिक नई वजाहत मांग रहे थे, बल्कि वो ये कह रहे थे कि हमने 39 कैंडिडेट्स को तो पीटीआई का डिक्लेयर कर दिया है, लेकिन बाकी 41 कैंडिडेट्स को कैसे करें क्योंकि हमारे पास तो पीटीआई का बुनियादी ढांचा नहीं है। ये वो बहाना है इलेक्शन कमीशन का जो किसी भी तौर काबिल कबूल नहीं है, क्योंकि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 39 कैंडिडेट्स को आप डिक्लेयर कर रहे हैं उसी पार्टी स्ट्रक्चर के साथ, तो फिर 41 को डिक्लेयर करने में क्या कबाहत है, पहला सवाल ये उठता है। दूसरा ये
कि क्या इलेक्शन कमीशन अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल नहीं करेगा तो क्या ये माजी की तरह उसको नाक पर से मक्खी की तरह उड़ा देगा तो वैसे ही निकल जाएगा? सवाल है नहीं, इस मर्तबा जवाब है नहीं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इस मर्तबा सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल करना है। बसूरत दीगर मुल्क में जारी इन हालात जिनमें कि कोई मिलकर बैठ के बात करने को तैयार नहीं है, करप्शन अपने अरूज पर है, आम आवाम बिजली के बिलों और महंगाई से सताई हुई है, और फिर जो फाइनली मुल्क को किसी बेहतर रुख पर चलाने का तरीक़ेकार था वो मौजूदा हुकूमत या उसकी गवर्नेंस है, और वो तभी मुमकिन है जब आप जिसका हक जिसको मिलना चाहिए वो दे दो और फिर चलो, और मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ हो। रूल ऑफ लॉ की बात, कानून की बालादस्ती की बात हम करते तो हैं, लेकिन हमारी अदालतें जब फैसले दे देती हैं तो हम उन पर अमल नहीं करते, ना करना चाहते हैं, बल्कि हुकूमत की जानिब से ये पूरा बयानिया बनाया जाता है कि ये अदालती फैसला आइन को दोबारा तहरीर करने के मुतरादिफ है, जबकि जिस किस्म के इंतखाबात हुए, जिस तरह से ये हुकूमत तश्कील पाई, जो फॉर्म 45, फॉर्म 47 के तनाज़ात हैं वो एक तरफ, लेकिन दूसरी तरफ जो बच्ची कुची नशिस्तें भी एक जमात को मिलती हैं, अगर वो भी आप उसको नहीं देना चाहते तो फिर उससे मुल्क अनारकी की ही तरफ जाएगा। बांग्लादेश में क्या हुआ? बांग्लादेश में यही हुआ, वहाँ के इंतखाबात हुए, एक मरतबा फिर वही शेख हसीना वाजिद आके बैठी, लेकिन उनके ऊपर इल्ज़ाम क्या था कि वो करप्शन और अपने इर्द गिर्द जो उनके इर्द गिर्द करप्शन का बाजार गर्म है, जो उनके हामी हैं, जो उनके अपने काम करने वाले अपने मुलाजमीन हैं, जब वो करप्शन करते हैं उनको कुछ नहीं कहा जाता। आम आवाम के ऊपर सख्तियाँ तो बढ़ी हैं, बांग्लादेश फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भी बना, लेकिन उनके मुल्क में भी इन्फोर्स डिसअपीयरेंसेस के मामलात थे, उनके मुल्क में भी अपने जो सियासी हरीफ हैं उनके खिलाफ जो इंतकामी कार्रवाइयाँ हैं वो करने की रविश थी, और ये सारा गुस्सा, ये सारा लावा पकता रहा और बिलाखिर ये फटा एक 33% कोटे के मामले पर। और अगर ये आपको मालूम हो तो बांग्लादेश के अंदर मसला ये था कि 33% कोटा जो सिविल सर्विस में उनके मतलब जो गवर्नमेंट सर्विस में जॉब्स थी उसमें 33% कोटा मुख्तस था उन लोगों के लिए जिन्होंने 1971 की जंग में हिस्सा लिया, उनकी फैमिलीज़ के लिए। उसके खिलाफ स्टूडेंट्स ये एहतजाज कर रहे थे कि क्योंकि उस वजह से हमें जॉब्स के अंदर कोई भी नहीं शेयर मिल पाता, हम जितना भी पढ़ लिख जाएं, हमें जब जॉब मार्केट में आने ही नहीं दिया जाएगा तो हम कैसे इस मुल्क की बेहतरी के लिए सर्व कर सकेंगे, और ये कोटा किसी भी सूरत अवाम दोस्त नहीं है। तो इस तमाम तर तनाजुर के अंदर ये एहतजाज शुरू हुए, और फिर ये एहतजाज इतने बढ़ गया है कि उन्होंने वज़ीर आज़म का इस्तीफ़ा मांगा, क्योंकि जाहिर है कि बहुत सारी पॉलिटिकल फोर्सेस काम करी थी, अपोजिशन जमातें थी, और इसी किस्म के हालात इस वक्त हमारे मुल्क में भी बन रहे हैं। एक आम शख्स को जब ये पता चले कि मुल्क की सबसे बड़ी अदालत एक ऑर्डर देती है, उस पर हमारे मुल्क का एक आला आईनी इदारा जो कि इंतखाबात कराने, अवामी मैंडेट के तहफ़्फ़ुज़ करने पर मामूर है, वो उस पर अमल नहीं करता, क्योंकि वो इस वक्त मौजूदा हुकूमत की पार्टी बना हुआ है, उसकी सब्सिडरी बना हुआ है। तो फिर ऐसे हालात में मुल्क में मायूसी भी फैलेगी, मुल्क में अनारकी भी आएगी, लोग एहतजाज की तरफ भी माइल होंगे। फिर बांग्लादेश जैसा मुल्क जो आप ही के मुल्क से अलग हुआ, उसी की मिसालें दी जा रही हैं। हमने पिछले दिनों देखा कि किस तरह के हालात बने जब बांग्लादेश की मिसाल यहाँ दिए जाने लगी, और आज के दिन यानी 5 अगस्त जो मैं आपको बता चुकी हूँ कि किस किस तरह से अहमियत का हामिल है, उस दिन इस मुल्क में भी एक डेडलाइन है जो कि मीट हो रही है। उसको आप अगर मुकम्मल नहीं करेंगे, मुल्क में ये एक पैगाम देंगे कि अवामी मैंडेट जाए भाड़ में, हम नहीं उस पर अमल करते, हम अदालती फैसलों पर भी अमल नहीं करते, तो फिर आप कैसे रोकेंगे मुल्क के हालात को ख़राब होने से? और फिर इस मुल्क के अंदर सूरत हाल कुछ इस वक्त ये भी बनी हुई है कि आज के दिन से अगर हम लिंक करें तो इंटरनल छोटी छोटी हमें पॉलिटिकल बातें या इदारों के दरमियान तफरीक की बातें तो नज़र आती हैं, लेकिन हम ग्रेटर पिक्चर नहीं देखते, हम उस आवाम को नहीं देख रहे जो फ्रस्ट्रेट हो रही है, जो आपकी बातों से थक रही है, जिसको एक तरफ अगर अदालती फैसले से कोई उम्मीद नज़र भी आती है तो आप उस पर अमल दरामद ना करके तमाम रास्ते बंद कर देते हो, और फिर हालात आप वहाँ ले जाते हैं कि जहाँ आप अपने ही शहरियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू करते हैं, तो फिर सूरत हाल बांग्लादेश की जैसी बन जाती है। बांग्लादेश के अंदर जो कुछ हो रहा है, उनकी सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफेयर भी किया था, स्टूडेंट्स के जो उनके राइट्स बनते थे वो भी उनको दिए थे, लेकिन इस तमाम तर सूरत हाल के बावजूद भी जो हालात हैं उन पर काबू नहीं रखा जा सका था, क्योंकि अनारकी इस हद तक बढ़ गई थी। अगर रूल ऑफ लॉ यानी कानून की बालादस्ती कायम नहीं होने दी जाएगी तो फिर हालात इसी नहज पर पहुंच जाया करते हैं, और हमारे हुक्मरानों को, हमारे इस वक्त जो ताकत के महवर तमाम तर लोग हैं, उनको ये सोचना है कि अगर आप इस मुल्क में अदालतों की रिट कायम नहीं होने देंगे, आप जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उस पर अमल नहीं होने देंगे, अवाम का जो मैंडेट है वो उनको नहीं मिलने देंगे, तो फिर आपके मुल्क के अंदर मायूसी, वैसे भी करप्शन बहुत अरूज पर है, वैसे भी जो नौजवान हैं वो इस मुल्क से मायूस होकर बाहर ही जा रहे हैं, तो फिर आपका मुल्क भी किसी सिविल नाफरमानी की तहरीक की नज़र हो सकता है, तो उसको बचा लीजिए। और उसका तरीका यही है कि अदालतों को इज़्ज़त दीजिए, एहतराम दीजिए, उनके फ़ैसलों पर अमल दरामद कीजिए, और उसके अलावा जिसका जो हक़ है वो उसको दे दीजिए, ताकि ये मामलात एक मरतबा सेटल हों, एक बेहतर हुकूमत आगे बढ़े।